बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकॉनमी डिक्लाइन का शिकार है, इस वक्त अगर कोई सेक्टर अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल में मदद दे सकता है तो मैं समझता हूँ कि आईसीटी का सेक्टर है। और आईसीटी के सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के लिए एक तो डोमेस्टिक इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जनरेट हो सकती हैं, और अगर हम बेहतर अंदाज में काम करें तो आईसीटी की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई जा सकती हैं। और हमें इस टाइम ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम नॉन डेट क्रिएटिंग डॉलर इनफ्लोज को बेहतर करें, चूँकि सब कुछ हमारे पास है सिवाय डॉलर्स के। तो आज मैंने रिक्वेस्ट की, हारिस महमूद चौधरी साहब हैं जो कि यूनिवर्सल सर्विस फंड के सीईओ हैं। इकॉनमी के ऊपर भी मुझे बड़ी जान के खुशी हुई कि इकॉनमी के ऊपर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो मैंने आज सर से रिक्वेस्ट की कि सर ज़रा कुछ फॉर्मल और ज़्यादा इनफॉर्मल जो है वो आपसे गुफ्तगू करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो ज़रा यूएसएफ के बारे में बताएं। 2006 से यूनिवर्सल सर्विस फंड जो है वो काम कर रहा है। बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है और उन ऑब्जेक्टिव्स में से क्या कुछ अभी तक आपने हासिल किया है? मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का और मौका देने का, अपनी बात करने का। जिस तरह आपने बताया कि यूनिवर्सल सर्विस फंड 2006 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के थ्रू एक कंपनी बना के इस्टेब्लिश किया, और इसका मकसद ये था कि जितने भी रूरल रिमोट एरियाज़ हैं पाकिस्तान में जहाँ पे कवरेज टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कमर्शियली वाइबल नहीं होती, तो वहाँ पे इन्हीं की कंट्रीब्यूशन से इस फ़ंड में पैसे जाते हैं और वो फ़ंड इस कंपनी के थ्रू उन एरियाज़ में इस्तेमाल होता है। और ये 2006 से चल रहा है, और हम लोग इस टाइम पे तकरीबन 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान के, उनके शहरों में नहीं, उनके ज़्यादा इर्द गिर्द के रूरल और रिमोट गाँव में। कितने फंड यूटिलाइज कर चुके हैं सर? अगर आप मुझे आज की रेट से पूछें तो तकरीबन हम अप्रॉक्सीमेटली 100 अरब की कमिटमेंट कर चुके हैं पिछले। यूटिलाइज कितने हो चुके? और यूटिलाइज अगर आप मुझे तो तकरीबन जो डिसबर्स हो सके, जो कर सके हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 70 बिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर 70 बिलियन आप डिसबर्स कर चुके हैं तो सर कितनी पॉपुलेशन है? वो जो टेली डेंसिटी का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 100% लोगों तक वो पहुँचाएँ, वो कब तक अचीव होगा और इसमें यूनिवर्सल सर्विस फंड का कितना रोल है? मैं अब आपको बताऊं कि जो टेली डेंसिटी का हमारा नंबर है ना, वो अगर आपने देखा होगा पिछले 2-2.5 साल में बहुत इंप्रूव हुआ है, और उसमें यूनिवर्सल सर्विस फंड का बहुत रोल है। अब जिस तरह आपने बताया ना कि मैंने आपको जिस तरह बताया ना, हम तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा कमिट कर चुके हैं पिछले 2006 से। इनमें से पिछले तकरीबन 2.5 से पौने 3 साल में सिर्फ तकरीबन 55 अरब कमिट हुए हैं। मोर देन 50%? जी, मोर देन 50%। और 2006 से 19 जून तक भी अप्रॉक्सीमेटली यही अमाउंट हुई थी कमिट। ठीक है। तो इसलिए अब टेली डेंसिटी का नंबर आज की डेट में अगर आप देखें तो तकरीबन 87-88% हो चुका है पाकिस्तान में। और जिस तरह टेलीकॉम ग्रो कर रहा है और यूनिवर्सल सर्विस फंड गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है इस सेक्टर को ग्रो करने में, बहुत ही जल्दी, शायद मैं 100% तो ना कह चुका हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी आप इसको 90s में ज़रूर देखेंगे। ये कब तक अचीव हो जाएगा सर? जिस स्पेस पे हम जा रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये शायद अगले कुछ महीनों में ही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगेगा। और अभी पिछले जो 2.5 सालों की अगर मैं आपको सिर्फ बात बताऊं, तकरीबन 2.5 सालों में तकरीबन हमने 5 करोड़ लोगों को की आबादी को आईसीटी टेलीकॉम जो 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं, वो हमने एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, जिनमें से मुझे बड़ी खुशी हो रही है तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी के लिए वो ऑन द ग्राउंड अवेलेबल हो चुका है। और अगले साल और 1.5 साल के अंदर तकरीबन ये 5 को, तो हम लोग यूएसएफ जो टारगेट कर रहा है तकरीबन इन 2.5-3 साल में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड को तकरीबन 5 करोड़ की आबादी के है। लेकिन सर एक चीज़ आप नहीं समझते कि एक तरफ आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, दूसरी तरफ स्मार्टफोन की प्राइस ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और एक पेन पॉइंट है।
स्मार्टफोन की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो पूरी जो कहते हैं ना वैल्यू चेन उस तरह कंप्लीट नहीं हो पा रही जो कि एक आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए। लेकिन अभी एक जो अच्छी इसमें जो कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल आपको नज़र आती है वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी जो लास्ट ईयर में, उसके इंशाल्लाह इस साल कुछ अच्छे रिज़ल्ट आए हैं और इस साल के एंड और अगले साल में और बेहतर रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता गैप थोड़ा सा हो जाएगा। सर थोड़ा सा इसी से रेलिवेंट, अभी भी कल भी ईसीसी ने अप्रूवल दी है वो जो जिनको सो कॉल्ड नॉन एसेंशियल जो लग्जरी आइटम्स कहते हैं उनकी इंपोर्ट पे पाबंदी को लिफ्ट की है, लेकिन जो सीबीयू है मोबाइल फ़ोन्स उनकी इंपोर्ट पे अभी तक पाबंदी कायम रखी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीकेडी पे जो है वो पाबंदी उठाई है, तो इससे आप समझते हैं कि कुछ बेहतर होगा स्मार्टफोन? नहीं बिल्कुल होगा। लेकिन ना उनका जब सीकेडी आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लोकल असेंबलर हैं जो वो है वो इमीडिएटली उसको प्रोडक्शन में डालेंगे और वो मार्केट में आना शुरू होगा। और जो सीबीयू वाले पे है इस टाइम पे ऑब्वियसली हमारे मुल्क के आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है कि शायद कुछ अर्सा अगर हम कटेल कर लें तो शायद हम इसके बगैर कर सकते। लेकिन सीकेडी पे उनका बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी। और ऑब्वियसली जिनको लास्ट ईयर हमने इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने की गवर्नमेंट भी कर रही थी और वो लोग कर भी रहे थे, तो उनको जितने भी ये इस तरह के जो इश्यूज थे वो सीकेडी से एड्रेस हो जाएंगे और वो अपनी वापस स्पेस पे आ जाएंगे। जी सर, थोड़ा सा यूएसएफ में मजीद आके फिर ओवरऑल मोबाइल सेक्टर पे आऊँगा। आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं सर इस टाइम ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बलोचिस्तान और केपीके के अंदर हैं, कहाँ पे आप ज़्यादा? अच्छा, मैंने जिस आपको बताया ना कि हम 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में काम करें, हमारा ये मेन फोकस बलोचिस्तान पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कम है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना मुश्किल भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है। सिक्योरिटी भी एक इशू है और दूसरा ये कि अगर आप देखें उसका साइज़ कितना बड़ा है, साइज़ ऑफ कोर्स, तो उसके लिए आप इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना टेक्निकली आपको चाहिए होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आबादी भी बहुत स्कैटर्ड हुई है तो वो ज़रा बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस टाइम पे चागी, केच, तुरबत, पंचूर, पिशीन, किला सैफुल्ला, मस्तूंग, इन सब में हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कुछ जगह पे काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गए हैं, कुछ जगह हो रहे हैं। गवादर में हमने काफ़ी हद तक 4G कवर कर दिया है। एक और प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो एरियाज रह गए वहाँ पे करेंगे। मकरान कोस्टल हाईवे हमने मुकम्मल कवर कर दिया है। गवादर कब तक हो जाएगा सर? गवादर के जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ पे तो 4G की काफ़ी हद तक कनेक्टिविटी आ गई है। कुछ सराउंडिंग्स के एरिया है वहाँ पे नहीं, उनके लिए हम इमीडिएटली एक प्रोजेक्ट इसी महीने अगस्त में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और एक हमने वहाँ पे क्योंकि एक कनेक्टिविटी देने के लिए आपको एक बैकहॉल चाहिए होता है, फाइबर। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फाइबर अवेलेबल उस तरह नहीं थी और उसकी रिंग भी अवेलेबल। रिंग का मतलब है जिससे उसको अच्छे सही तरीके से कनेक्ट हो जाता है। उसका हमने अभी एक प्रोजेक्ट जून के आखिरी हफ्ते में स्टार्ट किया है पीटीसीएल के साथ। तकरीबन 350 किलोमीटर की फाइबर हम बिछा रहे हैं। तकरीबन उस पर 1.25 अरब रुपया लागत आएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। जब वो हो जाएगी तो आप देखेंगे कि गवादर में बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी इंशाल्लाह आ जाएगी। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ये जो यूएसएफ फंड है, एक तो ये टावर्स लगाने के लिए और फाइबर बिछाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं? ये बेसिकली दो चीज़ों के लिए होता है। एक होता है टावर्स लगाने के लिए जिससे 3G 4G, लेकिन जब टावर्स लगते हैं तो उसके पीछे एक बैकहोल चाहिए होता है। जी बिल्कुल। चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे सैटेलाइट है और या फाइबर, ये 3 चीज़ें यूजली होती हैं। और फाइबर सबसे एक कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी की 4G कनेक्टिविटी या 5G कनेक्टिविटी देगा फ्यूचर में। तो इसलिए और हमारे मुल्क में फ़ाइबर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह बाकी मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्री में। इसको मैं डिजिटल हाईवे कहता हूँ। और क्योंकि जब तक आप डिजिटल हाईवे को में कंप्लीट करने के लिए फ़ाइबर को नहीं कनेक्ट करेंगे टावर्स के साथ, वो शायद कभी भी वो क्वालिटी नहीं आएगी। अब आपको मैं एक थोड़े से स्टैट्स बताता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 10% टावर हैं जो कि फ़ाइबर से कनेक्ट हैं जी, और इंडिया में बहुत ज़्यादा है, चाइना में 90% है, फ़िलीपींस, वियतनाम, बड़ी बड़ी चीज़ सब में 30-40% अबव है। हम बहुत पीछे हैं। तो हमारे एक ऑब्जेक्टिव है स्पेशली रूरल एरियाज़ में कि फ़ाइबर बिछाई जाए, ना कि वो फाइबर से टावर्स कनेक्ट हो जाए। जब फाइबर होगा तो आपकी इंटरनेट क्वालिटी स्पीड बेहतर हो जाती है। तो आप एक्चुअली ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई कॉमर्स की फैसिलिटी यूज़ कर सकेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर आपका शहरों पे से हट जाएगा और आप छोटे गांव और यूनियन काउंसिल्स में ये चीज़ें हो सकेंगी। लेकिन सर फाइबर मेरे ख्याल में 50 या 60% होगा तो आप 5G की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब ये हम बड़े दूर हैं फिर तो? नहीं, अब जैसे शहरों में अगर आप बात करें तो फाइबर बिछा हुआ है।
ठीक है। तो वहाँ पे 5G आप रोल आउट कर सकते हैं। लेकिन येस, रूरल और रिमोट एरिया जिसकी मैं बात, जिन एरिया में हम काम करते हैं वहाँ पे भी बहुत पीछे हैं। अच्छा सर, एक आपसे रेलेवेंट ये भी बनता है फिर, राइट ऑफ वे की पॉलिसी तो बन गई है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट उस तरह से नहीं हो रही। अच्छा, ये एक कुछ जगह ज़रूर है, परसेप्शन है कि नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जिन एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं, रूरल रिमोट एरिया, वहाँ पे पहले भी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, लेकिन इस पॉलिसी के बाद से हमारा काम बिल्कुल एक्सपेडाइट हो गया है। आई थिंक ये ज़्यादा चैलेंज आ रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जहाँ पे डिफरेंट अथॉरिटीज़ टुगेदर है, वहाँ पे आई थिंक ये ज़्यादा चैलेंज आ रहा है। आपका वैसे अगर इसको हम डिवाइड करें आपस में, तो कितने परसेंट आपके ये फंड्स टावर्स इंस्टॉल करने पे और कितने परसेंट फाइबर के ऊपर? अच्छा, अगर अभी आप मुझसे बात करें तो तकरीबन उसका रेशियो जो है 70-30, यानी 70% टावर्स की तरफ अभी लगे हुए हैं और तकरीबन 30% जो है फाइबर है। आप आगे चल के इसको रिवर्स नहीं करेंगे? अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह 6200 यूनियन काउंसिल हैं, जी, तकरीबन 1800 यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जहाँ पे फाइबर है, और ये सारा 1800 वो हैं जो शहरों के अंदर है। ठीक है। बाकी रहेगी तकरीबन 4000 समथिंग। उन 4000 को हमने कनेक्ट करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर यूनियन काउंसिल में फाइबर लेके जाएं। और पिछले 1.5 साल पहले हमने ये प्रोग्राम शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम तक तकरीबन हम 800 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल में कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, और इस साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहा तो अगेन 800 को और दे देंगे। तो 1600 यूनियन काउंसिल हम इस साल के फाइनेंशियल 4000 में से 4000 में से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो उसके बाद रिमेनिंग रह जाएगी 60%। वो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में हम कर देंगे। ये आपकी बात सही है कि अब फाइबर की तरफ की फंडिंग जो है उसका ज़्यादा जाएगा, और लेकिन अभी जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ ये वो है जिनके हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे दिए हैं, जो कि अभी जिस तरह कंप्लीट होता है हम उनकी पेमेंट करें। तो अभी का ये, लेकिन फ्यूचर में येस फाइबर पे डेफिनेटली। और इस पर कितने परसेंट यानी कि यूटिलाइजेशन आपकी, कितनी फंडिंग, कितनी एलोकेशन होगी हमारे पास जो फाइबर के ऊपर इस टाइम पे कितनी है, या सिर्फ इस पिछले ये जो 1600 आप कनेक्ट करेंगे? ये तकरीबन जी अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तकरीबन 18 से 20 अरब रुपए के बीच में। ठीक है, 18 से 20 अरब रुपए के। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक सवाल है, किसी मुस्लिम लीग नून के ज़माने में ये यूनिवर्सल सर्विस फंड के फंड्स जो है वो बजट फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल हुए थे, तो वो फंड्स का क्या है? वो अभी आपके पास वापस आ गए? अच्छा, उसमें थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन है। वो बेसिकली ये पहले ये होता था कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उन फंड्स को कमर्शियल बैंक्स में रखती थी। तो जो प्रीवियसली गवर्नमेंट थी उन्होंने एक फ़ैसला किया कि जितने भी फंड्स हैं इसको कमर्शियल बैंक से हटा के गवर्नमेंट के अकाउंट्स में रख दिया जाएगा। ये उसी के तहत नहीं था जो ट्री सिंगल अकाउंट? जी जी, बिल्कुल से। तो ये फिर पहले तो ये FCF में गए, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने एक और अकाउंट खोल के जो कि स्टेट बैंक के साथ है उसमें ये कुछ ट्रांसफ़र करती है, और हमें जिस रिक्वायरमेंट होती है हमें ये पैसे आ जाते हैं। जिन पैसों की आई थिंक आप बात करें वो आई थिंक इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पार्क्ड हैं। उनको मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने लिखा था कि ये हमारे फ़ंड्स हैं, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो उन्होंने राइटिंग में ही जवाब दिया था कि जी ये फ़ंड्स पड़े हुए हैं, आपको जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी आप इस्तेमाल कर सकते। और अब हमें शायद उन फंड्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 50 बिलियन से ज़्यादा है सर? टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, तकरीबन ये कोई इतनी ही अमाउंट है, रफली इतनी ही होगी, लेकिन ज़्यादा डिटेल ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास होगी एग्जैक्ट अमाउंट की। अच्छा सर, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर को पाकिस्तान में इस टाइम उसकी ओवरऑल सिचुएशन देखें, तो एक तो ये आप फार फ्लंग एरियाज़ तक कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहते हैं। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट दें ताकि टेलीकॉम और ख़ासकर ICT ओवरऑल पाकिस्तान में प्रमोट किया जा सके? देखिए, टेलीकॉम एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तकरीबन 600 बिलियन का सेक्टर है, और पहली दफ़ा इसको इंडस्ट्री का स्टेटस अभी पिछले साल हमारे मिनिस्टर साहब ने बड़ी कोशिश करके दिलवाया है। लेकिन अभी भी मेरे ख़्याल से यहाँ इस टेलीकॉम सेक्टर को और इनेबल किया जा सकता है। उस इनेबल करने के लिए थोड़ा सा हमें टैक्सेस पे रिलीफ चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स जो है इस सेक्टर को दिया इस सेक्टर पे है। और दूसरा ये कि जो रिटर्न है इस सेक्टर का, जो एक एवरेज रेट पर यूज़र कहते हैं जी, वो बहुत ही कम है। इस रीजन में तो शायद लोएस्ट, बल्कि लोएस्ट ही है। इस ज़माने में सर $9
$10 के लगभग था, अब मेरे ख्याल में बहुत ही नीचे आ गए। अब अगर आप मुझसे आज की डेट में पूछे तो ये $1 और कुछ सेंट है। और अगर आप हम कंपेयर करें हमारे नेबरिंग कंट्री से भी, तो वहाँ से भी बहुत कम है। और अगर हम किसी डेवलपिंग कंट्री बात करें तो वहाँ पे तो $20 और $30 और $40 की भी होती है। तो ये एक चैलेंज है कि हम लोग अभी तक बहुत सस्ता डेटा और कॉल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए, और टैक्सेस भी सबसे ज़्यादा इस रीजन में मोरलेस पे कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो सेक्टर सबसे तेज़ी से आगे लेके जा सकता है वो ICT, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी भी जो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं ये कनेक्टिविटी की वजह से ही है, क्योंकि रूरल और रिमोट एरियाज़ में भी आई, शहरों में भी बहुत बेहतर कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घरों में बैठ के और ऑफिस ने फ्रीलांसिंग और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हुई। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा और इनको रिलीफ दिया जाए और बेहतर कर लिया जाए तो शायद हम और भी बेहतर आगे जा सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। सर, ICT की एक्सपोर्ट्स इस साल को $2.6 बिलियन के लगभग रही हैं, कितना पोटेंशियल समझते हैं आप? टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना एक्सपर्ट IT एक्सपोर्ट के बारे में, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्चुअली वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें आई थिंक 2-3 चीज़ों पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। एक तो हमें जो स्किल सेट है हमारा, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअली इसको करा सकें। सेकेंडली, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी स्पेसिफिक टेक्निकल ट्रेनिंग जो है होनी चाहिए, जो कि मार्केट ड्रिवन हो और इंटरनेशनल जिनकी चीज़ों की डिमांड हो। अभी 50,000 है सर? 50,000 थोड़े से कम है, लेकिन क्या वो उस क्वालिटी के हैं, एक ये भी सवाल है। जी, क्वालिटी तो मेन इशू है। मेन तो वही जिस तरह मैंने बताया ना कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी टेक्निकल स्किल जो है वो क्या उस स्टैंडर्ड की है कि हम उनको भी एक्सपोर्ट कर सकें, वो चीज़ें भी सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है सर। अच्छा सर, वापस यूनिवर्सल सर्विस फंड पे आते हैं। ये जहाँ पे आप टावर्स इंस्टॉल करते हैं सर, उसकी इन्वायरमेंटल और वो जो बाकी चीज़ें हैं उनको किस तरह से इंश्योर करते हैं कि आप मतलब शहरों में मैंने देखा है कि 4 मंजिलें हैं, 4 मंजिलों के ऊपर जो है वो टावर लगा हुआ है, और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो बड़ा डेंजरस भी हो सकता है। तो सेफ्टी और क्लाइमेट के एनवायरनमेंट के हवाले से आप किस तरह से? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और मुझे बड़ी खुशी है इसको आंसर करते हुए कि यूनिवर्सल सर्विस फंड के 88% टावर जो लगे हुए हैं इस टाइम पे वो सोलर पे हैं। अच्छा, गुड। अच्छा, तो कोई आप, और पिछले 2-2.5 साल से हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी टावर की जो प्राइमरी सोर्स है वो सोलर होगी। सेकेंडरी सोर्स जो है, अगर कमर्शियल पावर है तो वो लगा देंगे या जेनसेट होगी। प्राइमरी सोर्स सोलर ही है। तो रूरल एरिया, और इसका हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ है। एक तो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के, दूसरा जो जिस तरह फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो उससे कनेक्टिविटी भी थोड़ी सी हर्ट होती है। इससे ये है कि स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे मतलब आपको सन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रिमोट उस तरह के नॉर्थ के एरिया नहीं है, वहाँ पे बहुत बेहतर चल रहा होता है। दूसरा जो आपने कहा कि शहरों में, क्योंकि शहरों में जगह बहुत लिमिटेड होती है, तो इसलिए आई थिंक ये एक चैलेंज है। लेकिन अब आई थिंक बहुत सारी कंपनीज ने एक शेयरिंग का मॉडल जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया है। उससे आई थिंक ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो USF के टावर्स है वो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर पे भी हमारी कोशिश होगी कि 100% सोलर ही पे ही लाए। अच्छा सर, अभी आप कह रहे थे 90% का हम टारगेट कनेक्टिविटी का अगले 2 से 3 साल में अचीव कर लेंगे। क्या पाकिस्तान में पॉसिबल है कि हम 100% भी अचीव कर लें? देखिए, इवेंचुअली तो होगा। मतलब आप इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि लोगों के पास एक्सेस, ये जो 10% है, क्या वाइबिलिटी का इशू है, फार फ्लंग एरियाज हैं, हम जा नहीं सकते, ट्रेन का इशू है, प्रॉब्लम क्या है? ये इसमें ये चीज़ें भी हैं, ट्रेन भी इशू है, बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है या कुछ, और फिर कुछ मूविंग पॉपुलेशन भी होती है। वो सर्टेन एरियाज़ में कुछ सीज़न में वो मूव हो रहे, तो उनको कई दफ़ा मिस हो जाती है। यस, इवेंचुअली 100% भी हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आप टेली डेंसिटी 100%, क्योंकि टेली डेंसिटी यही ना कि किसी एरिया में जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे कवरेज किसी किस्म की होगी तो वो हो जाएगी। अच्छा सर, एक ये नहीं समझते हम, देखें फ्री मार्केट इकॉनमी है हम, और ये मेरे ख्याल में आपसे रिलेटेड तो नहीं, लेकिन जस्ट आप इसका जवाब देना चाहिए। जैसे आप
कि उस फ्री मार्केट इकॉनमी में अभी 4 प्लेयर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में हमारे पास, लेकिन अभी तक हम मतलब उनके पैकेजेस और बाकी चीज़ों के बारे में रेगुलेशंस हमने इस तरह की रखी हुई है कि उसकी अप्रूवल हमें रेगुलेटर से लेनी पड़ती है। अच्छा, रेगुलेटर की मुझे नहीं कि रेगुलेटर क्यों दे, लेकिन क्या रेगुलेटर को वक्त के साथ साथ अपनी रेगुलेशंस में बेहतरी और इनोवेशन नहीं लानी चाहिए? मसलन में आपने इंडस्ट्री की मिसाल दी, आपने उनको इंडस्ट्रियल का स्टेटस तो दे दिया है, लेकिन अभी तक उनको जो टैरिफ है वो नेपरा अप्रूव नहीं कर रहा टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो रेगुलेशंस पे भी हमें थोड़ा सा इनोवेटिव होने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। नहीं, देखिए जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, चीज़ें इवॉल्व हो भी रही होती हैं। हमारा रेगुलेटर भी इवॉल्व हुआ ज़रूर है, ऐसे नहीं कि ऐसा इवॉल्व नहीं हुआ, उसमें इनोवेशन नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं इस पर बता नहीं सकता कि क्या रीज़न है, लेकिन आई थिंक चारों जो प्लेयर्स हैं शायद उनके अंदर भी किसी एक प्लेयर या 2 प्लेयर्स ऐसे हैं शायद जो वो नहीं चाहते। एक ये भी रीज़न हो सकती है। आई एम नॉट, मुझे पास ये है नहीं, लेकिन जब सारे प्लेयर्स उस पर आ जाएंगे तो फिर शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है सर। अच्छा सर, आखिर में टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए अगर हम उसको दोबारा ग्रोथ के मोमेंटम में लाना चाहें तो व्हाट आर 3 या 4 प्री रिक्विजिट्स, क्या चीज़ें हों कि एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट उनको मिले? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो यही है कि हमें आई थिंक थोड़ा सा टैक्सेस पे रिव्यू करना चाहिए। दूसरा ये है कि हम बहुत सारी जो उनकी जो फ़ीस है वो डॉलर बेस्ड ले रहे होते हैं और वो अर्न रुपीज़ में कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इसको भी थोड़ा सा, या किसी एक्सचेंज रेट इतनी तेज़ी से गिर रहा है, पता ही नहीं। तो वो होता है, वो फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर रही होती है आपके रेवेन्यूज़ को भी आगे। ऐसे एक हल ये नहीं कि हम पेग कर दें, मतलब कोई ना कोई हमें उसका सोल्यूशन 50% कुछ इस तरह करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आई थिंक वो करने की हमें ज़रूरत है। तीसरा स्मार्टफोन वाला एक फैक्टर है कि स्मार्टफोन जितनी जल्दी लोकली मैन्युफैक्चर होगा वो उतना सस्ता होगा और वो लोगों के हाथों में आएगा तो एक्चुअली ये सेक्टर ग्रो करेगा और कंप्लीट वैल्यू चेन बनेगा। क्योंकि एक्चुअली स्मार्टफोन और कनेक्टिविटी सिर्फ आपने फ़ोन या व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना, बेसिकली आपने बहुत और दूसरी सी सर्विसेज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आजकल फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि आप वो फ़ोन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें घर बैठे कर सकते हैं। तो ये आई थिंक 2-3 चीज़ें इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग का सर आपने कहा है कि क्या उनकी स्केल ऑफ इकॉनमी पे इतना होगा और पाकिस्तान में इतने स्मार्टफोन्स बनाएंगे, लेकिन एक है कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर कम्पिटेटिव हो तो। बिल्कुल, ये देखें ना, एक तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन चीज़ है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और हर साल 3 से 4 मिलियन ऐड इन होता है और सब कुछ निकाला है तो इतने तो यूरोप की एक कंट्री की पॉपुलेशन जी हाँ। तो और 65% से ज़्यादा ऐसी है जो कि 18 से 35 साल के बीच में है। तो ये तो सब लोग ही स्मार्टफोन चाहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और अगर हमारे थोड़ी सी इकॉनमी के हालात बेहतर हो जाए, हमारी परचेजिंग पावर बेहतर हो जाए तो शायद और बहुत ज़्यादा। आई डोंट थिंक सो मैन्युफैक्चर के लिए ये इशू का कि इवन लोकल डिमांड भी मीट कर लें। उसके बाद एक्सपोर्ट करने की ऑब्वियसली वो तो अपॉर्चुनिटी हमेशा से है उनके पास रहेगी। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया और कभी आपसे इजाज़त लेकर इकॉनमी के ऊपर भी आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस दफ़ा मेहताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।